चैप्टर 1 यूनिट 3, राइट। अब ये इसको बेटा हम लोग यहीं से कर लेंगे, आपके मॉड्यूल से ही कर लेंगे, है ना। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल है बेटा, और बहुत ज्यादा है। हम लोग अगर हम लोग लिखने बैठेंगे ना तो 3-4 दिन चले जाएंगे, राइट। हमको ये 2 दिन में खत्म करना है बेटा, ठीक है। तो हम लोग टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं, ग्लॉसरी देख रहे हैं, तो आप लोग हेडिंग लिख लेना। हेडिंग लिख लो बेटा आप लोग, यूनिट 3 अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी और ग्लॉसरी। इसका सिंपल मतलब है बेटा कि हम लोग अकाउंट्स में जो वर्ड्स यूज करते हैं उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन, राइट, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लॉसरी या टर्मिनोलॉजी। तो हम लोग बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग देखेंगे। मुझे लगता है बेटा कि इसमें से 70-80% वर्ड्स की मीनिंग आपको पता है, राइट। तो जो आपको पता है, जो सिंपल सिंपल है बेटा, आप डेब्टर होगा, क्रेडिटर होगा, कैपिटल होगा, ये सब आपको मालूम है ना। तो ये हम लोग फटाफट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो नया है 20% ऐसे रहेंगे जो आपके लिए नए वर्ड्स है, तो उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे बेटा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग आपका मॉड्यूल ओपन करके रखना, रेड पेन आपके पास रखना, मैं जो शॉर्ट में लिखा हूं उसको आप साइड में लिखते जाओ, राइट। अब ये सारे जो टर्म्स है बेटा ये अल्फाबेटिकल दिए हुए है ना। तो ए से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखना बेटा, पहला एक्सेप्टेंस। अब बहुत सिंपल है, जब बिल ड्रॉ होता है, जब ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता है तो ड्रॉवी बिल को एक्सेप्ट करता है ना, बिल पे साइन करता है बेटा। तो ड्रॉवी जब बिल पे साइन करता है इसका मतलब उसने बिल एक्सेप्ट किया, राइट। तो एक्सेप्टेंस का मतलब बिल पे साइन करना बाय द ड्रॉवी, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस, राइट। जब वो बिल पूरा चेक कर लेता है ना, सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो बिल पर है वो सारे मान जाता है, अग्री कर लेता है, अमाउंट करेक्ट है, अगर हर चीज करेक्ट है, राइट, टर्म जो दिया होता है, टाइम पीरियड, अगर वो उसको सही लगता है तो वो उस पर साइन कर देता है। जैसे साइन कर दिया बेटा, आप समझ जाना कि उसने एक्सेप्ट कर दिया, राइट। ये एक्सेप्टेंस है। नंबर 2, अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज हमने बेटा लास्ट यूनिट में देखा था, कंसिस्टेंसी के अंदर मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। उसके अंदर बेटा हमने देखा था कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है उसको कंपनीज को, एंटरप्राइजेस को ईयर आफ्टर ईयर फॉलो करना है, राइट, बार बार चेंज नहीं करना है। तब मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी होती है, राइट। तो जो मेथड्स हम लोग फॉलो करते हैं डेप्रिसिएशन के लिए, स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए, राइट, इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन के लिए, हाँ, वो मेथड्स को, वो प्रिंसिपल्स को अकाउंटिंग पॉलिसी कहा जाता है, राइट। इसको आपको लिखना है तो एग्जाम्पल लिख लेना, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल डालकर लिख दो। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, राइट। ये सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज है बेटा, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट यूनिट में, इसके बाद के यूनिट में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एक्रूवल, ठीक है। अब एक्रूवल क्या है? एक्रूवल हमने कंसेप्ट में देखा था बेटा, एक्रूवल कंसेप्ट है ना, तो वही एक्रूवल कंसेप्ट है ये, ठीक है। ये आपको याद होगा, हमने एक्रूवल कंसेप्ट में देखा था बेटा, एक्रूवल कंसेप्ट में देखा था कि हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं बेटा, तो हम लोग डेबिट साइड में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, ना कि पेमेंट। पेमेंट रिकॉर्ड नहीं करते हैं बेटा, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट साइड में हम लोग इनकम्स रिकॉर्ड करते हैं, ना कि रिसिप्ट्स, है ना। आपको कहीं से पैसा मिला वो हम रिकॉर्ड नहीं करते, इनकम है तो वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और एक्रूवल को अकाउंट्स में कैसे अप्लाई करना, तो सिंपल है बेटा, जब हम लोग आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं, राइट, और प्रीपेड माइनस करते हैं ना, तो हम लोग इस तरीके से क्या करते हैं, एक्रूवल कंसेप्ट फॉलो करते हैं, ठीक है। तो पेमेंट को, हाँ, पेमेंट को एक्सपेंसेस कैसे बनाना,
आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो, प्रीपेड माइनस कर दो, तो अगर पेमेंट है तो एक्सपेंसेस बन जाएगा बेटा, ठीक है। और रिसिप्ट है बेटा, तो वो इनकम बन जाएगी। तो अगर आपको एक लाइन और ऐड करना है तो आप कर सकते हो, देखो ऐसे यहीं पे करते हैं। मान लो बेटा आपके पास पेमेंट है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है सैलरी पेड, राइट, क्वेश्चन में दिया है बेटा सैलरी पेड, पेमेंट है ना। तो हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे, और प्रीपेड अगर है बेटा तो माइनस कर दो, तो ये पेमेंट बन जाएगा एक्सपेंसेस, और ये एक्सपेंसेस को हम फिर प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली बेटा अगर मेरे पास रिसिप्ट है, जैसे इंटरेस्ट मिला, रॉयल्टी मिला, ठीक है, कमीशन मिला, उसमें अगर मैं आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी ऐड कर दूं, है ना, और अगर एडवांस है, कुछ एडवांस में रॉयल्टी मिली, है ना, प्रीपेड नहीं बोल सकते बेटा, है ना, एडवांस बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं इनकम की बात कर रहा हूं, ठीक है। एडवांस में इनकम मिल गया तो माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा बेटा इनकम, राइट। तो अगर आपके पास पेमेंट है तो आप उसको एक्सपेंसेस बना सकते हो, और रिसिप्ट है बेटा उसको इनकम बना सकते हैं, है ना। तो एक्सपेंसेस बनाओ और पी एंड एल को डेबिट कर दो, इनकम बनाओ और पी एंड एल को क्रेडिट कर दो। दिस इज एक्रूवल कंसेप्ट, राइट। अब आपका कंसेप्ट का रिवीजन भी हो रहा है ना, ऑटोमेटिकली। चलो बेटा नेक्स्ट, एक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो अब समझना बेटा बहुत सिंपल है, ये भी आप लिखते जाओ मेरे साथ साथ। अकाउंटिंग करने के दो तरीके हैं बेटा, एक एक्रूवल है, एक्रूवल को ही मर्केंटाइल कहा जाता है, राइट। और दूसरा है बेटा कैश बेसिस, दूसरा है कैश बेसिस, ठीक है। यानी हम दो तरीके से अकाउंटिंग कर सकते हैं, या तो एक्रूवल बेसिस फॉलो करके कर सकते हैं, या कैश बेसिस फॉलो करके कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्रूवल बेसिस फॉलो करना मतलब यही जो हमने लास्ट देखा था, यही बेटा, ये एक्रूवल बेसिस है ना हमारा, ठीक है। तो अगर मैं एक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहा हूं ना, तो मैं एक्सपेंसेस, राइट, डेबिट करूंगा, और इनकम्स क्रेडिट करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। अगर मैं एक्रूवल कंसेप्ट फॉलो कर रहा हूं बेटा, तो मैं एक्सपेंसेस डेबिट करूंगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और इनकम्स क्रेडिट करूंगा। लेकिन अगर मैं कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूं ना, तो मैं एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट नहीं करूंगा बेटा, मैं जो पेमेंट किया ना वो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करूंगा, राइट। और अगर रिसिप्ट हो रही है तो वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करूंगा। दोनों में डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। अकाउंटिंग करने के दो तरीके हैं, एक्रूवल जिसका और एक नाम है बेटा मर्केंटाइल, इसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो कैश बेसिस फॉलो करते हैं ना, वो पेमेंट या रिसिप्ट रिकॉर्ड करते हैं। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को वो डेबिट करेंगे जितना पेमेंट किया, सैलरी कितना पेमेंट किया, और क्रेडिट साइड में रिसिप्ट रिकॉर्ड करेंगे बेटा, इनकम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन आपको याद रखना है बेटा कि कैश बेसिस ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन नहीं है, राइट। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन आपको याद होगा, सी ए जी, ये हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है ना। सी मतलब कंसिस्टेंसी, ए यानी एक्रूवल, और जी यानी गोइंग कंसर्न। मतलब जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स है बेटा, हमने 12 प्रिंसिपल देखे ना, हमने 12 प्रिंसिपल देखे बेटा, 12 में से ये तीन प्रिंसिपल को फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन माना जाता है, जो हमारे अकाउंटिंग का बेस है, फंडामेंटल है, ये माना जाता है, राइट। उसमें एक्रूवल आता है बेटा, आप देखो उसमें एक्रूवल आता है ना। मतलब सिंपल है कि एक्रूवल तो रिकॉर्ड, एक्रूवल तो फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 99.99% लोग एक्रूवल ही फॉलो करते हैं बेटा। कुछ एंटरप्राइज है
बहुत कम जो कैश बेसिस फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये टर्म था बेटा, एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, चल नेक्स्ट, एक्रूड एसेट। ठीक है, अब देखो इसमें चार चीजें बेटा, मैं आपको चारों एक साथ बताता हूं। एक्रूड एसेट, एक्रूड एक्सपेंसेस, राइट, एक्रूड लाइबिलिटी और एक्रूड रेवेन्यू, है ना। ये चार चीजें एक साथ समझते हैं। देखो समझो बेटा, मान लो 2020 एंड 2021। ठीक है, अब समझो बेटा, हमको सैलरी, राइट, मान लो कि सैलरी 1 लाख रुपीज देना था हमारे एम्प्लॉय को, है ना। और 2021 में भी 1 लाख रुपीज देना था बेटा। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इसमें से बेटा पे कितना किया, पे किया समझो बेटा 90,000 पे किया, है ना। कोरोना था 2020 में, राइट, तो कम पेमेंट किया बेटा। और 2021 में और कम पे किया, 80,000 इच पे किया। ठीक है, तो आप समझो बेटा, ये जो सैलरी है ये तो मेरा एक्सपेंसेस हुआ, है ना, एक्सपेंसेस हुआ। ठीक है, अगर मैं एक्रूअल मर्केंटाइल फॉलो करता हूं तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करूंगा 1 लाख। लेकिन अगर मैं कैश बेसिस फॉलो करता हूं तो फिर मैं 90,000 प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करूंगा। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं बेटा कि एक्रूअल कंसेप्ट में क्या होता है, राइट, ये हम लोग एक्रूअल की बात कर रहे हैं। जो एक्रूअल फॉलो कर रहे हैं, जो मर्केंटाइल फॉलो कर रहे हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग। ठीक है, तो 2020 में 1 लाख रुपए का सैलरी देना चाहिए था, ये हमारा खर्चा है, पर हमने 90,000 ही दिए। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 10,000 रुपीज ये एक्रूड है, राइट। एक्रूड का मतलब होता है बेटा आउटस्टैंडिंग। एक्रूड का सिंपल मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, देना बाकी है ना। 1 लाख रुपए सैलरी देना था, 90,000 दिया, 10,000 देना बाकी है, राइट। अब क्या हुआ बेटा, 2021 में भी 1 लाख देना था, हमने दिया 80,000, तो आउटस्टैंडिंग कितना है, 20,000 है बेटा, राइट। तो अब समझो, अब समझो, ये जो 10,000 है ना, ये एक्रूड है, ये है एक्रूड एक्सपेंसेस ऑफ 2020। एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड यानी आउटस्टैंडिंग समझो, है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2020 का 10,000 है, और एक्रूड एक्सपेंसेस ऑफ 2021, 2021 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है बेटा, 20,000 है, राइट। अब देखो, समझना, पॉइंट समझना बेटा, एम्प्लॉई को पहले से 10,000 रुपए नहीं मिले, एम्प्लॉई को 10,000 रुपए 2020 के नहीं मिले, 2021 के 20,000 नहीं मिले, है ना। इसका मतलब बेटा ये जो 30,000 जो है, राइट, ये जो 30,000 है, 10,000 लास्ट ईयर के नहीं मिले, 20,000 करंट ईयर के नहीं मिले, इसको कहा जाता है एक्रूड लाइबिलिटी, दोनों मिलाकर। दिस इज कॉल्ड एज एक्रूड लाइबिलिटी। एक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब उस ईयर का कितना देना बाकी है, तो 2020 का 10,000 रुपए देना बाकी है, 2021 का 20,000 रुपए देना बाकी है। तो ये जो इंडिविजुअल ईयर का जो देना बाकी है उसको एक्रूड एक्सपेंसेस बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलेंगे, राइट। लेकिन अगर मैं दोनों मिला दूं, दोनों मिला दो बेटा, तो दोनों मिलाकर कितना देना बाकी है, 30,000 देना बाकी है, 2 साल का मिलाकर, 3 साल का मिलाकर, है ना, मिलाकर एक्यूमुलेट करके, एक्यूमुलेटेड कितना बाकी है, 30,000 देना बाकी है। दिस इज कॉल्ड एज एक्रूड लाइबिलिटी, इसको हम बोलते हैं बेटा एक्रूड लाइबिलिटी, राइट। अब सिमिलरली, सिमिलरली बेटा,
सिमिलरली समझो कि 2021 में, 2020 में और 2021 में इंटरेस्ट इनकम, है ना, हमको कहीं से इंटरेस्ट इनकम मिलने वाली थी 50,000 रुपीज, राइट, और 2021 में भी 50,000 मिलने वाली थी, ये हमारी इनकम है बेटा, राइट। पर हमको रिसीव्ड कितना हुआ, मिलना चाहिए था 50,000, राइट, हमको मिला बेटा 30,000। 2020 में 30,000 ही मिले, राइट। 2021 में 25,000 मिले, 50,000 मिलना चाहिए था, मिले कितने, 25,000, राइट। तो 2020 में कितना नहीं मिला, 20,000 नहीं मिला, राइट। इसको मैं बोलूंगा बेटा अक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम यानी इनकम आना बाकी है, इनकम आना बाकी है 2020 का, राइट। लेकिन 2021 का बेटा 25,000 आना बाकी है, ये ये भी एक्रूड इनकम कहलाएगा, राइट। तो इंडिविजुअल ईयर का जो आना बाकी है उसको मैं बोलूंगा आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूड इनकम, है ना। लेकिन अगर मैं दोनों मिला दूं, दोनों का मिलाकर कितना आना बाकी है बेटा, दोनों का मिलाकर टोटल 45,000 आना बाकी है ना। तो 45,000 बन जाएगा एक्रूड असेट, एक्रूड असेट मतलब टोटल कितना आना बाकी है ना। इंडिविजुअल ईयर का कितना आना बाकी है, तो 20,000 2020 का, तो ये एक्रूड इनकम हो गया। 2021 का 25,000 आना बाकी है, तो ये भी एक्रूड इनकम हो गया। लेकिन दोनों को मिला दो बेटा, एक्यूमुलेटेड कितना आना बाकी है, 45,000, तो ये बन जाएगा एक्रूड असेट, राइट। तो मैंने आपको चार ग्लॉसरी बताई, चार टर्म बताया बेटा। एक्रूड एक्सपेंसेस मतलब एक साल का कितना देना बाकी है, और एक्रूड लाइबिलिटी मतलब 2 साल का 3 साल का एक्यूमुलेटेड करके टोटल कितना देना बाकी है, ये एक्रूड लाइबिलिटी हो गया। अगर इनकम की बात करो तो 1 साल का जो आना बाकी होता है उसको एक्रूड इनकम बोलेंगे, और 2-3 साल कर मिलाकर टोटल जो आना बाकी होता है वो बन जाता है बेटा हमारा एक्रूड एसेट, राइट। एक्रूड एसेट याद रखना कितना आसान है, देखो एक्रूड लायबिलिटी मतलब टोटल कितना देना बाकी है, एक्रूड एसेट मतलब टोटल कितना आना बाकी है, ठीक है बेटा। तो ये चार टर्म्स हमारे हुए, देखो एक्रूड एसेट, है ना, मतलब अगर आपको हिंदी में लिखना है तो इंग्लिश में लिखना है ना, टोटल कितना आना बाकी है, राइट। एग्रीगेट, एग्रीगेट ऑफ मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर का मिलाकर टोटल कितना आना बाकी है, मोर देन 1 ईयर का मिलाकर टोटल कितना आना बाकी है, राइट। बेटा मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग ये कॉपी करते जा रहे हो, हाँ, ये लिखना जरूरी है बेटा, लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम के टाइम पर, ठीक है। एक्रूड एक्सपेंसेस, है ना, एक्रूड एक्सपेंसेस मतलब 1 ईयर का कितना देना बाकी है, 1 ईयर का कितना देना बाकी है, राइट। 1 ईयर का बेटा एक्रूड एक्सपेंसेस 1 ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। एक्रूड लाइबिलिटी, हाँ, एक्रूड लाइबिलिटी मतलब टोटल, टोटल, टोटल कितना देना बाकी है,
मोर देन 1 ईयर का, 1 साल का देना बाकी है तो एक्रूड एक्सपेंसेस बोलेंगे। मोर देन 1 ईयर का टोटल मिलाकर, देखो यहां पे एक्यूमुलेटेड वर्ड यूज किया है बेटा, ठीक है, टोटल मिलाकर मोर देन 1 ईयर का मिलाकर कितना देना बाकी है, तो एक्रूड लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। एक्रूड रेवेन्यू है ना, अब आप एक्रूड रेवेन्यू को आप एक्रूड इनकम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये 1 ईयर का कितना आना बाकी है, 1 ईयर का कितना आना बाकी है। 1 ईयर का कितना आना बाकी है, राइट। थोड़ा सा आपको फास्ट लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्यूमुलेटेड डिप्लीशन, ठीक है। अब मैं आपको याद दिला दूं बेटा, यहां पे एक्यूमुलेटेड जो वर्ड है, जो एक्यूमुलेटेड वर्ड है बेटा, हाँ, एक्यूमुलेटेड वर्ड जब भी आया तो आप समझना कि हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीगेट, एग्रीगेट यानी टोटल ऑफ ऑल ईयर्स टिल डेट, राइट। जब भी एक्यूमुलेटेड वर्ड आया आप समझना कि हम टोटल ऑफ ऑल ईयर्स टिल डेट, है ना, मतलब आज तक टोटल कितना हुआ उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड, ठीक है। अब डिप्लीशन वर्ड आपको याद होगा बेटा, हमने डेप्रिसिएशन टॉपिक में देखा था कि जो वेस्टिंग असेट्स होते हैं ना, वेस्टिंग असेट्स कौन से होते हैं, कोल माइंस, ऑयल वेल, याद है ना, कोल माइन ऑयल वेल्स, इसको हम वेस्टिंग असेट्स बोलते हैं। और वेस्टिंग असेट्स का जो डेप्रिसिएशन होता है ना, उसको डिप्लीशन कहा जाता है, राइट। तो इन शॉर्ट आप समझो कि डिप्लीशन मतलब डेप्रिसिएशन है वेस्टिंग असेट्स का, और एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है टोटल, है ना, सारे ईयर्स का मिलाकर आज तक। तो सिंपल है बेटा, एक्यूमुलेटेड डिप्लीशन का मतलब होता है वेस्टिंग असेट्स में टोटल कितना डेप्रिसिएशन हुआ, परचेस किया था तब से लेकर तो आज तक, राइट, टोटल। हाँ, अब सिमिलरली बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना। अब अगर मैं वेस्टिंग असेट्स के लिए डिप्लीशन वर्ड यूज करता हूं, तो जो बाकी के डेप्रिसिएबल असेट्स है ना हमारे, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, मोटर वैन, है ना, उसके लिए हम लोग डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं। तो सेम मीनिंग है बेटा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन वो एसेट हमने खरीदा था तब से तो आज तक का, राइट। आ जाओ, नेक्स्ट है बेटा एडवांस, है ना। एडवांस अब सिंपल है बेटा, अब एडवांस आपको मालूम है ना, बहुत बार कस्टमर हमको एडवांस में कैश देता है, राइट, हमको उसको गुड्स की डिलीवरी बाद में देना होता है, पर हमको पैसा एडवांस में मिल जाता है, ठीक है। बहुत बार हम भी एडवांस देते हैं बेटा, बहुत बार हम भी एडवांस देते हैं, है ना। तो समझना इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं आपको साथ साथ में बताते जा रहा हूं बेटा, बताना जरूरी नहीं है क्योंकि हम लोग सिर्फ वर्ड का मीनिंग समझ रहे हैं, पर मैं साथ साथ में आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी दिखाते जा रहा हूं, ठीक है। अगर एडवांस रिसीव्ड हुआ है, एडवांस रिसीव्ड हुआ है बेटा, तो ये हमारी लाइबिलिटी होती है, और एडवांस अगर हमने किसी को दिया है तो ये हमारा असेट होता है। आप सबको ये पता है बेटा, खाली एक बार आपका रिवीजन भी हो जा रहा है साथ साथ में, है ना, तो ये भी लिख के रख लो। एडवांस अगर हमको मिला है तो ये हमारी लाइबिलिटी होती है, एडवांस हमने किसी को दिया है बेटा तो ये हमारा एसेट होता है, राइट। नेक्स्ट, अमोर्टाइज्ड वैल्यू, अमोर्टाइज्ड वैल्यू, राइट। अब समझना बेटा, द amortizable amount less any portion already provided by way of amortization, राइट, इसको बोलते हैं amortized वैल्यू। मैं आपको एक सिंपल सा इसका
एग्जाम्पल देता हूं, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा बेटा। देखो, आपको याद होगा मैंने बताया था एमोर्टाइजेशन इज अ अदर नेम फॉर डेप्रिसिएशन, राइट। जनरली हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स के लिए एमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। पर आप समझोगे डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम एमोर्टाइजेशन है ना। तो आप समझो एमोर्टाइज्ड वैल्यू किसको बोलते हैं। मान लो बेटा मैंने एक एग्जाम्पल, राइट, मैंने एक प्लांट खरीदा, ठीक है। प्लांट की कॉस्ट मान लो 1 लाख है, ठीक है। प्लांट की कॉस्ट है बेटा 1 लाख, और मैंने ये प्लांट 5 years एगो परचेज किया था, है ना, मतलब 5 साल हो गए बेटा आज। तो 5 साल का टोटल डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मान लो 60,000 हो गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टोटल 5 साल का टोटल डेप्रिसिएशन फॉर एग्जाम्पल 60,000 हो गया। तो आज जो उसकी बुक वैल्यू है बेटा, आज जो इसको बुक वैल्यू है ना, इसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं ना, आपको याद होगा हमने किया है डेप्रिसिएशन टॉपिक में। बुक वैल्यू बोल सकते हो, रिटर्न डाउन वैल्यू बोल सकते हो, इसी को एमोर्टाइज्ड वैल्यू भी बोलते हैं। दिस वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज एमोर्टाइज्ड वैल्यू। इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं एमोर्टाइज्ड वैल्यू, राइट, मतलब रिड्यूस करने के बाद की वैल्यू। तो 1 लाख में से मैंने 60,000 रिड्यूस कर दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो रिड्यूस करने के बाद की जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड एज एमोर्टाइज्ड वैल्यू, राइट। तो इन शॉर्ट एमोर्टाइज वैल्यू मतलब बुक वैल्यू बोल सकते हैं बेटा इसको, रिटर्न डाउन वैल्यू बोल सकते हैं, और इसका और एक नाम है कैरिंग अमाउंट भी बोलते हैं इसको, आगे आएगा कैरिंग अमाउंट, है ना। कैरिंग अमाउंट भी बोलते हैं बेटा इसको। कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है कि बैलेंस शीट के अंदर, है ना, बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू हम दिखाते हैं ना असेट की या लाइबिलिटी की, उसको हम कैरिंग अमाउंट बोलते हैं। कैरिंग अमाउंट का मतलब बैलेंस शीट में कौन से अमाउंट पे हम दिखाते हैं। तो अगर ये प्लांट का एग्जाम्पल हूं बेटा मैं, तो मैं प्लांट को बैलेंस शीट में ना असेट साइड में 40,000 दिखाऊंगा। तो 40,000 को आप बुक वैल्यू बोलो, रिटर्न डाउन वैल्यू बोलो, एमोर्टाइज्ड वैल्यू बोलो, या कैरिंग अमाउंट बोलो, चलेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एनुअल रिपोर्ट, नाम से मालूम पड़ता है एनुअल का मतलब एवरी ईयर वाली रिपोर्ट, है ना। ये ऐसी रिपोर्ट है कि जो हम शेयर होल्डर्स को एवरी ईयर पहुंचाते हैं, राइट। ये रिपोर्ट हम लोग शेयर होल्डर्स को एवरी ईयर देते हैं। अब ये रिपोर्ट में क्या क्या होता है बेटा, तो रिपोर्ट में कंपनी की बैलेंस शीट होती है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, कंपनी का नोट्स ऑन अकाउंट्स होता है। अब ये नोट्स ऑन अकाउंट्स क्या है समझो बेटा। अब देखो बैलेंस शीट के अंदर बेटा, बैलेंस शीट के अंदर हम असेट साइड में फिक्स असेट्स दिखा रहे हैं, है ना। बैलेंस शीट में मैं असेट साइड में फिक्स असेट बता रहा हूं, मान लो 1 करोड़, राइट। तो फिक्स असेट के अंदर कौन से फिक्स असेट है ये हम बताते हैं नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। तो नोट्स टू अकाउंट्स क्या है बेटा, ये डिटेल डिटेल वर्किंग है, डिटेल वर्किंग है, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल लो, समझो बेटा कि मैं लाइबिलिटी साइड में लोन्स बता रहा हूं, मैंने लोन्स बताया 50 लाख का, राइट। अब वो 50 लाख का लोन आपने कहां कहां से लिया है, अब ये कहां कहां से लोन लिया है ना, ये मैं लाइबिलिटी साइड नहीं बताऊंगा, ये मैं नोट्स टू अकाउंट्स में बताऊंगा, राइट। ये 50 लाख की जो लोन ली है उसमें से 10 लाख का लोन HDFC बैंक से लिया, 10 लाख का गवर्नमेंट से लिया, 5 लाख का किसी और से लिया। जो डिटेल्स है वो हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं, ठीक है। तो ये समझो बेटा कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नोट्स टू अकाउंट ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है। नोट्स टू अकाउंट्स ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी फाइनल अकाउंट का पार्ट है। इसके अलावा जो हम लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाते हैं ना हमारे फाइनल अकाउंट का, राइट, तो वो ऑडिटर की रिपोर्ट होती है, ऑडिटर की रिपोर्ट होती है बेटा, राइट। ऑडिटर ने हमारा अकाउंट्स ऑडिट किया, उसने चेक करा कि कोई एरर तो नहीं है, ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, है ना। ऑडिटर का काम होता है बेटा कि फाइनल अकाउंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर बताता है कि नहीं बताता है, ये वो चेक करता है, राइट। तो उसकी रिपोर्ट
ये 4 चीजें एनुअल रिपोर्ट में आती है और ये हम पहुंचाते हैं बेटा, ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं शेयर होल्डर्स को एवरी ईयर। ठीक है, आ जाओ उसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। अब ये आपको मालूम बेटा, जब भी हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट के अंदर सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है बेटा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट नहीं बनती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, राइट। अब जनरली बेटा ये पार्टनरशिप वाले केस में बनता है, कंपनी वाले केस में बनता है ना। जनरली बोल रहा हूं कि सोल प्रोपराइटर वाले केस में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता है। ठीक है, तो होता कैसे बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बनाया, यहां से ग्रॉस प्रॉफिट मिला, अब ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, यहां से लेगा नेट प्रॉफिट, फिर ये नेट प्रॉफिट जाएगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, ये नेट प्रॉफिट जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, और यहां से हमको बैलेंस मिलता है प्रॉफिट का। ये प्रॉफिट का जो बैलेंस होता है ना, ये बैलेंस शीट में जाता है। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट मिला, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर किया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, वहां से नेट प्रॉफिट आया बेटा, वो नेट प्रॉफिट जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमको बैलेंस प्रॉफिट मिलेगा, तो बैलेंस प्रॉफिट जाता है बैलेंस शीट को। तो ये बात हो रही है कि एप्रोप्रिएशन क्या है। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन क्या है बेटा, एप्रोप्रिएशन एक अकाउंट है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद ये अकाउंट बनाते हैं, और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना। ये आपको लिख लेना है बेटा, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना, राइट, या डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग, तो जो प्रॉफिट आया ना बेटा, जो प्रॉफिट हमने कमाया ना, वो प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसको किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो प्रॉफिट में से बेटा कुछ रिजर्व जाता है, देखो प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व जाता है और कुछ शेयर होल्डर्स को दिया जाता है डिविडेंड के फॉर्म पे, है ना। तो डिविडेंड बांटना, डिविडेंड देना, रिजर्व ट्रांसफर करना, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर किया जाता है। ठीक है बेटा, चलो आगे। एसेट्स, अब एसेट्स हमको मालूम बेटा, कंपनी के एंटरप्राइज का जो प्रॉपर्टीज होती है वो सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं बेटा एसेट्स, राइट। इसके अंदर टेंजिबल एसेट्स भी होते हैं, इंटेंजिबल भी हो सकते हैं बेटा, राइट। फिक्स एसेट्स भी होते हैं, करंट एसेट्स भी होते हैं, है ना। ये सारे कहीं से पैसा आना बाकी है ना, डेप्टर, बिल्स रिसीवेबल, ये भी हमारा एसेट माना जाता है, राइट। ये सिंपल है बेटा। ऑथराइज शेयर कैपिटल, अब बेटा मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, क्योंकि आप लोगों ने SPOC में ये पढ़ा होगा, है ना। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है बेटा, जब कोई भी कंपनी, है ना, कोई भी कंपनी, पब्लिक कंपनी, हाँ पब्लिक कंपनी शेयर इश्यू करती है पब्लिक को, राइट, तो उसको एक कैपिटल के अमाउंट से रजिस्टर करवाना पड़ता है। ठीक है, वो रजिस्टर्ड कैपिटल का जो अमाउंट होता है बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग ऑथराइज शेयर कैपिटल, राइट। इसका और एक नाम है रजिस्टर्ड, राइट, और नॉमिनल कैपिटल, ये भी बोलते हैं इसको, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल बेटा, कि यहां पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मान लो एक कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल है 1 लाख शेयर्स, राइट। कंपनी का ऑथराइज कैपिटल बेटा 1 लाख शेयर्स, तो ये 1 लाख शेयर्स ऑथराइज कैपिटल का मतलब ये हुआ कि कंपनी 1 लाख से ज्यादा शेयर इश्यू नहीं कर सकती है, राइट। तो ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होता है कि जिससे ज्यादा शेयर कंपनी इश्यू नहीं कर सकती है, उतने कर सकती है, उससे कम कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती, राइट। आ जाओ एवरेज कॉस्ट, अब बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा ये। हाँ, एवरेज कॉस्ट का मतलब 2-3 अमाउंट है, उसका आप एवरेज करते हो ना। जैसे मान लो कि हमने
एम्प्लॉय को सैलरी दिया, मैनेजर को सैलरी दिया, डायरेक्टर को सैलरी दिया, तो तीनों की सैलरी को आप डिवाइड प्लस कर लो, डिवाइडेड बाय 3 कर लो, ये एवरेज कॉस्ट हो गया, है ना। तो ये एवरेज कॉस्ट है बेटा, ठीक है। आ जाओ, उसके बाद बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स हमको बताया बेटा, डेप्टर से जो पैसा आना था लेकिन अब वो इररिकवरेबल बन गया है, मतलब डेप्टर ने बेटा वो पैसा देने से मना कर दिया है, इररिकवरेबल, है ना। इररिकवरेबल होने के बहुत सारे रीजन है कि हमारा डेप्टर भाग गया, हमारा डेप्टर इंसॉल्वेंट हो गया, राइट, तो बैंकरप्ट हो गया, वो सारे केसेस में पैसा हमको नहीं आता है। जो पैसा हमको नहीं आ रहा है बेटा वो बैड डेब्ट्स कहा जाता है, और ये हमारा एक्सपेंसेस होता है। आप इसको एक्सपेंसेस बोल सकते हो, लॉस बोल सकते हो, ठीक है बेटा, सिंपल सिंपल है। बैलेंस शीट, अब हमको बैलेंस शीट पता है बेटा, बैलेंस शीट से हमको हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ गिवन डेट, राइट, ऑन अ गिवन डेट। हमेशा याद रखना बेटा, बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं ना, ये हमारे फाइनल अकाउंट का पार्ट है। पहली बात तो एक चीज ये याद रखो, फाइनल अकाउंट का पार्ट है। दूसरा, इससे हमको हमारा फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है, राइट, मतलब कितने एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटी है, कितना पैसा आना बाकी है, कितना पैसा देना बाकी है ना, कंपनी सॉल्वेंट है कि इंसॉल्वेंट है, ये सब हमको यहाँ से मालूम पड़ता है, ठीक है बेटा। और ये ऑनर डेट होती है, मतलब बैलेंस शीट हम लोग साल भर की नहीं बनाते, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल का बनता है, ईयर का बनता है बेटा, पर बैलेंस शीट जो बनती है ना, वो जिस दिन आप बना रहे हो उस दिन की बैलेंस शीट होती है, राइट। तो अगर आप 31 मार्च को बैलेंस शीट बना रहे हो ना, तो वो बैलेंस शीट 31 मार्च की है, ठीक है, एक दिन की बैलेंस शीट है बेटा, ऑन दैट डेट की बैलेंस शीट है। उसके बाद बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हाँ सिंपल है बेटा। अब ये एक इंस्ट्रूमेंट है, बिल क्या है बेटा, बिल एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये हम जनरली ड्रॉवर ड्रॉ करता है ना, और ड्रॉवी को इश्यू करता है, ड्रॉवी यानी कस्टमर, है ना, उसको इश्यू करता है ड्रॉवी, फिर सारे चीजें रीड करता है बिल में से, और उसको फिर सब प्रॉपर दिखता है तो वो साइन करता है, साइन कर रहा है मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। तो देख लो सिंपल है बेटा, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। पहली बात, ये राइटिंग में होता है, ओरली अलाउड नहीं है। दूसरा, अनकंडीशनल होता है, मतलब कोई कंडीशन अगर है तो वो बिल नहीं हो सकता। ये सारे बिल के फीचर्स है बेटा। साइंड बाय मेकर, मेकर मतलब ड्रॉवर, तो जो ड्रॉवर है उसने बनाया हुआ है बेटा बिल, उसको साइन करना पड़ेगा, राइट। वो बिल काम क्या करता है, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन। हाँ, अब ये सर्टेन पर्सन कौन होता है, ड्रॉवी होता है, राइट, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, ड्रॉवी, ड्रॉवी को वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, ये अमाउंट सर्टेन होना चाहिए, सर्टेन का मतलब एक अमाउंट होना चाहिए, राइट। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 5,000 से 10,000 के बीच में कुछ तो भी दे देना, या मोर देन 5,000 दे देना, लेस देन 10,000 देना, ऐसा नहीं बोल सकते, आपको एक अमाउंट बताना पड़ेगा, सर्टन, है ना। टू टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन, राइट, मतलब उस पर्सन को दो जिस पर्सन का नाम बिल पे लिखा हुआ है, राइट, या फिर जिस पर्सन को देने के लिए कहा गया है उसको दो, ठीक है। और टू द बेरर, बेरर मतलब जिसके पास वो बिल है उसको पेमेंट दो, राइट, बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब बिल, राइट, ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है बेटा, ठीक है। बोनस शेयर, बोनस शेयर वो शेयर्स को कहा जाता है बेटा जो कंपनी शेयर होल्डर्स को फ्री में देती है, कंपनी शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स देती है, उसको बोनस शेयर्स कहा जाता है, राइट। उसके बाद बुक वैल्यू, बेटा अभी देखा था हमने बुक वैल्यू किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी असेट या लाइबिलिटी को जिस अमाउंट पे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं उसको बुक वैल्यू कहा जाता है, राइट। देखो क्या दिया हुआ है, द अमाउंट एट विच एन आइटम अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, right, the amount at which an item appears in the books of accounts or financial statements, ठीक है।
जिस अमाउंट पे हम फाइनल अकाउंट में वो एसेट लायबिलिटी को दिखाते हैं, वो अमाउंट को बुक वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट। अब सिंपल है बेटा, बोरो, बोरो का मतलब होता है लोन टेकन। अगर मैंने लोन लिया है, इसको हम बोरो बोल सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा बोरोइंग कॉस्ट। हाँ, बोरोइंग कॉस्ट का सिंपल मतलब होता है बेटा इंटरेस्ट। बोरो करना, बोरो करना मतलब लोन लेना। तो लोन लिया तो कौन सा खर्चा बढ़ जाता है हमारा? इंटरेस्ट। लोन लेने से बेटा कौन सा खर्चा हमारा बढ़ता है? कौन सा खर्चा हमको इनकर करना पड़ता है? इंटरेस्ट, राइट। तो बोरोइंग का खर्चा मतलब इंटरेस्ट हो गया। अब सिर्फ इंटरेस्ट नहीं बेटा, इंटरेस्ट के अलावा दूसरे खर्चे भी हो सकते हैं बोरोइंग के। जैसे मान लो मैंने एक बैंक को लोन के लिए अप्लाई किया, राइट। एक बैंक को मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, राइट। और क्या हुआ, वो बैंक ने बोला कि भाई 2,000 रुपए का प्रोसेसिंग फीस लगेगा। तो वो प्रोसेसिंग फीस भी बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट है, राइट। कोई एजेंट है, वो एजेंट ने हमको लोन दिलवा के दिया और वो एजेंट को हम कमीशन दे रहे हैं, वो भी बोरोइंग कॉस्ट में आएगा। और इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली आएगा ही। ठीक है, ये सारा का सारा बोरोइंग कॉस्ट है बेटा। डिबेंचर बॉन्ड, वेरी सिंपल। ठीक है, अब जैसे कंपनी शेयर इशू करती है बेटा, तो जब कंपनी शेयर इशू करती है तो जो पर्सन को शेयर दिए जाते हैं वो शेयर होल्डर बन जाता है ना। और शेयर होल्डर कंपनी का ओनर होता है। तो ऑन दी अदर हैंड अगर कंपनी शेयर के जगह पर डिबेंचर इशू करती है, ठीक है, तो जो पर्सन को डिबेंचर दिए जाते हैं वो डिबेंचर होल्डर बन जाता है। और डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, जिसको शेयर देंगे वो शेयर होल्डर बन जाएगा, और जिसको डिवेंचर देंगे बेटा वो डिवेंचर होल्डर बन जाएगा, है ना। तो कंपनी क्या करती है, राइट, पब्लिक कंपनी क्या करती है बेटा, बॉन्ड या डिवेंचर इश्यू करती है ना, ताकि उससे पैसा रेस किया जाए, फंड रेस किया जाए, राइट। अब कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए बहुत सारा कैश लगता है बेटा। अब ये कैश कहां से आएगा? तो ये कैश को फाइनेंस करने का ये एक तरीका है कि हम बॉन्ड या डिबेंचर इश्यू करते हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ कॉल। ठीक है, अब ये कॉल क्या है? जब कंपनी शेयर इशू करती है बेटा, हाँ, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन मैं फिर भी आपको शॉर्ट में बताता हूं। मान लो कि कंपनी ने एक शेयर इशू किया 100 रुपीज का, राइट। कंपनी ने एक शेयर इशू किया बेटा 100 रुपीज का, मतलब एक शेयर इशू किया 100 रुपीज का। इशू करना मतलब सेल करना, पब्लिक को सेल करना। ठीक है, अब मान लो कि मिस्टर सिराज, उसने एक शेयर ये कंपनी से खरीदा, राइट। इसका मतलब मुझे कंपनी को 100 रुपए देने पड़ेंगे, है ना। तो जो 100 रुपए मैं कंपनी को देता हूं बेटा, वो एक साथ नहीं देता हूं, वो मैं इंस्टॉलमेंट से देता हूं, राइट। अब पहला इंस्टॉलमेंट जो होता है ना बेटा, पहला इंस्टॉलमेंट पहला जो इंस्टॉलमेंट होता है ना, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, राइट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। और बाकी का जो इंस्टॉलमेंट होता है ना, उसको कॉल कहा जाता है। तो अभी जो हम लोग कॉल देख रहे हैं, राइट, ये कॉल इज नथिंग बट इट्स एन इंस्टॉलमेंट, राइट। ये इंस्टॉलमेंट है बेटा। तो जो पर्सन ने शेयर खरीदने के लिए अप्लाई किया है, तो उसको अप्लाई करने के टाइम पर कुछ पैसा देना होगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि 20 रुपए देने पड़ेंगे। जब जब उसको शेयर दिया जाएगा, अलॉटमेंट का मतलब जब शेयर उसको मिला, तो जब शेयर उसको मिला मतलब मुझे मिला, तो मुझे 30 रुपए देने पड़ेंगे। मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा, 20-30 एग्जाम्पल है, राइट। और बाकी का जो अमाउंट है वो मुझे कॉल्स के साथ देना पड़ेगा। मतलब कंपनी ये पैसा कॉल करेगी, कॉल करना मतलब पैसा मंगवाना। कंपनी मुझे कंपनी मुझसे पैसा मंगाएगी, मुझे ये 50 रुपए कंपनी को देने पड़ेंगे, राइट। तो ये कॉल इज नथिंग बट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल।
अभी हमने इसके पहले देखा था ऑथराइज शेयर कैपिटल, है ना। तो मैं वही एग्जाम्पल लेता हूं बेटा कि मान लो कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मान लो 1 लाख शेयर्स है। कंपनी का ऑथराइज कैपिटल बेटा 1 लाख शेयर्स है, एक शेयर 10 रुपए का है। मतलब कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल का अमाउंट 10 लाख रुपीज हो गया। ये ऑथराइज्ड है ना। ऑथराइज का मतलब इससे ज्यादा शेयर वो इश्यू नहीं कर सकते हैं बेटा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कंपनी ने क्या किया बेटा, 1 लाख शेयर वो मैक्सिमम इश्यू कर सकते हैं ना। तो कंपनी ने क्या किया, 1 लाख में से मान लो 80,000 शेयर्स इश्यू कर दिए। कंपनी ने बेटा 80,000 शेयर इशू कर दिए। इसको कहा जाता है इशूड शेयर कैपिटल। पब्लिक को इशू कर दिया। कितने मैक्सिमम इशू कर सकते हैं बेटा, 1 लाख इशू कर सकते हैं मैक्सिमम। अभी कंपनी ने कितने शेयर इशू किए पब्लिक को, 80,000 इशू किए, राइट। अब 80,000 इशू किए, इसका मतलब ये हुआ कि 80,000 इंटू 10 रुपीज करके कंपनी को कैश कितना मिलना चाहिए बेटा, 8 लाख रुपए मिलने चाहिए, है ना। 8 लाख रुपए मिलने चाहिए। अब कंपनी क्या करती है बेटा, ये 8 लाख में से कुछ पैसा अभी कॉल करती है और कुछ अनकॉल्ड होता है। कॉल करना मतलब पैसा मंगवाना, अनकॉल्ड मतलब अभी पैसा नहीं मंगाया, बाद में मंगाएंगे, फ्यूचर में मंगाएंगे, है ना। तो शेयर तो दे दिए हमने, जिन्होंने शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको शेयर तो मैंने दे दिया, राइट। पैसे मंगवाए थोड़े से। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने 6 लाख रुपीज मंगवाए बेटा, और 2 लाख रुपए मैंने अभी नहीं मंगाए, बाद में मंगाऊंगा, राइट। तो जो अमाउंट मैंने मंगवाया उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। तो ये एग्जाम्पल में बेटा जो 6 लाख रुपीज है ना, इसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, राइट। और जो 2 लाख है उसको बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। आगे आएगा ये अनकॉल्ड कैपिटल, मैं आपको अभी से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है। तो फिर से देखना बेटा, ऑथराइज कैपिटल मान लो कंपनी का 1 लाख शेयर है ऑफ रुपीज 10 इच, मतलब 10 लाख टोटल ऑथराइज कैपिटल है। ऑथराइज मतलब इससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते। कंपनी ने 1 लाख में से क्या किया बेटा, 80,000 शेयर इशू कर दिए पब्लिक को। 80,000 इंटू 10 करके 8 लाख रुपीज होता है। मतलब कंपनी शेयर होल्डर से 8 लाख रुपीज मंगवा सकती है। पर कंपनी ने अभी पूरा पैसा नहीं मंगाया, 6 लाख ही मंगाए। जितना मंगाया उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, और जितना नहीं नहीं मंगवाया उसको बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल, राइट। चल, उसके बाद नेक्स्ट देखना बेटा कैपिटल। हाँ, अब ये सिंपल है बेटा, जब कोई पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, राइट, तो वो कुछ पैसा बिजनेस में देकर स्टार्ट करता है, राइट। तो जो भी पैसा वो बिजनेस को देता है या कोई एसेट बिजनेस को दे रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पर, वो अमाउंट को हम बोलते हैं कैपिटल, राइट। और ये कैपिटल आपको मालूम बेटा, हम लोग लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस के लिए ये लाइबिलिटी होती है। ठीक है, ये कैपिटल है बेटा, सिंपल है। आ जाओ कैपिटल असेट। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल बताऊं बेटा कैपिटल असेट यानी क्या, ठीक है, तो कैपिटल असेट यानी फिक्स्ड असेट्स बोल सकते हो आप। जो भी फिक्स असेट्स है बेटा ये हमारे कैपिटल असेट्स। अब ये कैपिटल वर्ड आया मतलब लाइबिलिटी मत समझना, हाँ, कैपिटल असेट है बेटा वो। ठीक है, तो देखो क्या दिया है, असेट इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट, है ना, नॉट हेल्ड फॉर सेल, राइट, नॉट हेल्ड फॉर सेल। नॉट हेल्ड फॉर सेल का मतलब होता है बेटा फिनिश्ड गुड्स स्टॉक। नॉट हेल्ड फॉर सेल का मतलब होता है फिनिश्ड गुड स्टॉक। हेल्ड फॉर सेल का मतलब, हाँ, हेल्ड फॉर सेल का मतलब फिनिश्ड गुड स्टॉक। कन्वर्जन का मतलब रॉ मटेरियल स्टॉक। ठीक है, रॉ मटेरियल स्टॉक, कन्वर्जन और कंजम्पशन। ठीक है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं बेटा, तो वो ये बोल रहा है कि असेट्स में से
फिनिश गुड स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक छोड़ दो, नॉट बोला है, नॉट, नॉट हेल्ड फॉर सेल, राइट, मतलब बैलेंस असेट साइड में से बेटा स्टॉक छोड़ दो, राइट, तो बाकी जो बचेगा वो कैपिटल असेट है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि ये टर्म, ये जो डेफिनेशन दिया है ये एक्यूरेट नहीं है बेटा, मेरे हिसाब से सारे करंट असेट्स को छोड़ दो, है ना, डेप्टर्स भी छोड़ दो, कैश भी छोड़ दो, स्टॉक भी छोड़ दो, सारे करंट असेट्स छोड़ दो, तो क्या बचेगा, फिक्स असेट बचेगा बेटा, फिक्स असेट को कैपिटल असेट बोल सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। आ जाओ नेक्स्ट, कैपिटल कमिटमेंट, ठीक है। अब बहुत सिंपल है बेटा, देखो फ्यूचर लाइबिलिटी, देखो कमिटमेंट का मतलब होता है लाइबिलिटी, कमिटमेंट का मतलब होता है लाइबिलिटी, राइट, कैपिटल कमिटमेंट, तो फ्यूचर लाइबिलिटी फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन मेड, राइट, तो बहुत सिंपल है बेटा, मान लो कि आपको एक बिल्डिंग बनवानी है, आपको एक घर बनवाना है, आपने कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड किया, राइट, आपने बोला कि 10 लाख रुपए लगेंगे, कॉन्ट्रैक्टर ने आपको बताया कि 10 लाख रुपए लगेंगे ये घर बनाने के, राइट, और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कॉन्ट्रैक्टर से, आपने उसको 10 लाख में से 4 लाख रुपीज दे दिए, राइट, तो कितना अमाउंट देना बाकी है बेटा, 6 लाख रुपीज देना बाकी है ना कॉन्ट्रैक्टर को, उसको बोलते हैं कैपिटल कमिटमेंट, राइट, मतलब सिंपल है, जो फिक्स असेट बन रहा है वो फिक्स असेट का पैसा देना बाकी है, जो बन रहा है, ठीक है, तो आपका घर बन रहा है बेटा, वो आपका फिक्स असेट है, ठीक है, तो उसका कुछ पैसा देना बाकी है, उसको बोलते हैं कैपिटल कमिटमेंट, राइट। आ जाओ, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी क्या, हाँ, तो एम्प्लॉयड का मतलब होता है लगाना, राइट, या इन्वेस्ट करना भी बोल सकते हैं, राइट, तो लगाना बोलो, कैपिटल एम्प्लॉय करना मतलब पैसा लगाना, बिजनेस में पैसा लगाना, राइट, मतलब क्या दिया हुआ है, द फाइनेंसेस डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब भी लगाना होता है, डिप्लॉय करना मतलब लगाना, बाय एन एंटरप्राइज इन इट्स नेट फिक्स एसेट, investment and working capital, right, capital employed in an operation may however exclude investment made outside that operation, right, तो अगर सिंपल बताऊं बेटा, सिंपल, अगर मेरी बैलेंस शीट है, ठीक है, तो बैलेंस शीट के अंदर हमारे फिक्स्ड असेट्स है बेटा, करंट असेट्स है, ठीक है, उसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट है, हाँ, और लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटी है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको फुल फॉर्म लिखना है तो लिख लेना, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल भी है, लाइबिलिटी साइड में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटी है, ठीक है। अगर मैं आपको अमाउंट के साथ बताऊं तो मान लो बेटा कैपिटल 10 लाख है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 6 लाख है, करंट लाइबिलिटी 4 लाख है, मतलब टोटल लाइबिलिटी 20 लाख है ना, अमाउंट्स इन लैक्स से समझो, फिक्स एसेट्स है बेटा 12 लाख, करंट एसेट्स है 6 लाख, राइट, और 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है बेटा, ये हो गया 20 लाख, है ना। अब इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलेंगे, तो इसमें से बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड एकदम सिंपल है, मैं क्या करूंगा, ऑल असेट्स, राइट, मतलब उसमें मैंने फिक्स एसेट भी ले लिया, करंट एसेट भी ले लिया, इन्वेस्टमेंट भी ले लिया, उसमें से मैं क्या करूंगा बेटा, करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दूंगा, तो मेरे असेट्स 20 लाख है, करंट लाइबिलिटी को 4 लाख आप माइनस कर दो, ठीक है, तो ये जो 16 लाख है, दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी हमने इतना पैसा हमारे बिजनेस में लगाया, ठीक है। इसका इसको और एक तरीके से कर सकते हैं बेटा, अगर मैं ऐसे करूं ना,
कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, तब भी चलेगा। देखो आंसर आपका सेम आएगा बेटा, कैपिटल 10 लाख है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 6 लाख है, 16 लाख ही आएगा। यानी आपने कितना पैसा आपके बिजनेस में लगाया है उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम सारे असेट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर देंगे, एक तरीका ये है बेटा। सेकेंड तरीका है मैं कैपिटल और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी दोनों को ऐड कर लूं। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ सकता है, राइट। चल, तो वही दिया है बेटा। उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल लॉस। ठीक है, तो एकदम सिंपल है बेटा, देखना कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस किसको बोलेंगे। मेरे पास कोई कैपिटल असेट है, कैपिटल असेट यानी मैंने बताया था आपको फिक्स असेट है ना, फिक्स असेट है बेटा। मैंने फिक्स असेट को सेल कर दिया, ठीक है, उसको सेल कर दिया बेटा। और सेल करने पर जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट को मैं बोलूंगा कैपिटल प्रॉफिट, और अगर लॉस हुआ है बेटा उसको मैं बोलूंगा कैपिटल लॉस। ठीक है, लेकिन इसमें इसमें एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कैपिटल प्रॉफिट वाले केस में। इसका अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं बेटा, तो सेल ऑफ एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट करेंगे तो हमको मिलता है बेटा कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस। यानी हमको एसेट की बुक वैल्यू माइनस नहीं करना है, हमको एसेट का कॉस्ट माइनस करना है। ठीक है, अब ये क्या है तो समझो, देखो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं बेटा, आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, देखो यहां पे लेते हैं। मान लो बेटा मेरे पास एक प्लांट है और प्लांट की कॉस्ट है 10 लाख। ठीक है, और अभी तक टोटल डेप्रिसिएशन हुआ 6 लाख का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुआ 6 लाख का, मतलब 4 लाख इसकी बुक वैल्यू है बेटा। याद करो इसके क्या क्या नाम है, बुक वैल्यू बोल सकते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू बोल सकते हैं, एमोटाइज्ड वैल्यू बोल सकते हैं, अभी देखा है हमने, है ना। इसकी बुक वैल्यू 4 लाख है। अब मैंने सेल किया बेटा, मैंने सेल किया 12 लाख में, इसको मैंने सेल कर दिया 12 लाख में, राइट। अब मेरा 8 लाख का प्रॉफिट हुआ, है ना, प्रॉफिट हुआ है बेटा मेरा 8 लाख का। ये 8 लाख का प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, ये 8 लाख का प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। क्यों, आप डेफिनेशन पढ़ो, एक्सेस ऑफ द प्रोसीड रियलाइज फ्रॉम द सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ द होल और पार्ट ऑफ कैपिटल असेट ओवर इट्स कॉस्ट, ओवर इट्स कॉस्ट बोला हुआ है। इसका सिंपल मतलब बेटा मैंने क्या लिखा है आपको देखो, सेल ऑफ असेट, असेट का सेल कितना हुआ 12 लाख, और असेट की कॉस्ट कितनी है वो देखो, असेट की कॉस्ट कितनी है बेटा, असेट की कॉस्ट 10 लाख है, राइट। तो ये 2 लाख जो है ना ये कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है, 2 लाख इज कैपिटल प्रॉफिट, राइट। मेरा प्रॉफिट आया 8 लाख का, नो डाउट, पर उसमें से कैपिटल प्रॉफिट कितना कहलाएगा 2 लाख। कैसे किया मैंने, सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर दो, सेल में से कॉस्ट माइनस कर दो, तो 12 लाख में से 10 लाख माइनस करो बेटा, तो जो प्रॉफिट आया उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, राइट। चल, कैपिटल रिजर्व, अब बहुत सिंपल है बेटा। कंपनी, देखो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, इसको लिख लो आप, ठीक है, रिजर्व्स, रिजर्व्स, हाँ, रिजर्व्स दो टाइप के होते हैं बेटा, रेवेन्यू रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स। रिजर्व्स दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व होता है बेटा, कैपिटल रिजर्व होता है ना। रेवेन्यू रिजर्व वो होता है जिसमें से हम डिविडेंड देते हैं, राइट। तो रेवेन्यू रिजर्व आर अवेलेबल
फॉर डिविडेंड, डिविडेंड देने के लिए ये रिजर्व अवेलेबल है, राइट। इसका सिंपल मतलब है बेटा कि ये रिजर्व में से मैं डिविडेंड दे सकता हूं, राइट। लेकिन कैपिटल रिजर्व में से डिविडेंड नहीं दे सकते हैं, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, राइट। तो आप ऐसा बोल सकते हो बेटा कि ऐसा रिजर्व जिसमें से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता उसको कैपिटल रिजर्व कहा जाता है, राइट। अब डेफिनेशन पढ़ो क्या दिया हुआ है। अ रिजर्व ऑफ अ कॉर्पोरेट एंटरप्राइज मतलब कंपनी विच इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, जो डिविडेंड देने के लिए अवेलेबल नहीं है उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, राइट। और रेवेन्यू रिजर्व मैं आपको अभी बता रहा हूं, आगे आएगा, आपको याद रखना है। रेवेन्यू रिजर्व बेटा वो रिजर्व होता है जिसमें से हम डिविडेंड देते हैं, राइट। चल आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा बेटा। आ जाओ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ अब बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। वर्क इन प्रोग्रेस, हाँ वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है बेटा काम चालू है, वर्क इन प्रोग्रेस काम चल रहा है, राइट। अगर उसके पहले मैं कैपिटल लगा दूं ना तो इसका मतलब होता है कि जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स है, देखो यहां पे फिर से दिया हुआ है कैपिटल एसेट, है ना, इसके पहले भी आया था बेटा। कैपिटल एसेट मतलब फिक्स एसेट, राइट। तो जो हमारे फिक्स एसेट्स है वो फिक्स एसेट का कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, राइट। मान लो कंपनी एक बिल्डिंग बना रही है ना, कंपनी एक बिल्डिंग बना रही है बेटा, राइट। तो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन ये इसका एग्जाम्पल है बेटा। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंग बन रही है, राइट। तो ऐसे बिल्डिंग को मैं बोलूंगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, राइट। सिंपली वर्क इन प्रोग्रेस अगर कैपिटल वर्ड नहीं होता, कैपिटल वर्ड अगर नहीं होता बेटा, सिंपली वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फिक्स एसेट नहीं, प्रोडक्शन चल रहा है उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्ड लग गया तो समझ जाना कि जो हमारे फिक्स एसेट है ना उसका प्रोडक्शन चल रहा है, राइट। तो अगर मेरे पास कोई बड़ी मशीनरी मैं बनवा रहा हूं, बड़ी मशीनरी मैं बनवा रहा हूं उसको भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहा जाता है, ठीक है। कैश, कैश तो आपको मालूम बेटा हमारे पास जो कैश इन हैंड होता है या जो हमारे पास कैश एट बैंक होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कैश, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। उसके बाद बेटा कैश इक्विवेलेंट देखना। हाँ कैश इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, है ना। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बेटा कैश नहीं है लेकिन कैश से कम भी नहीं है, राइट। आप समझो बेटा कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है ऐसा एसेट जो कैश नहीं है पर कैश से कम भी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मेरे पास चेक रखा हुआ है, कस्टमर का चेक आया था, वो चेक रखा हुआ है कस्टमर का, है ना। तो वो चेक को हम क्या बोलते हैं, चेक कैश नहीं है बेटा पर कैश से कम भी नहीं है ना। मेरे पास डिमांड ड्राफ्ट रखा हुआ है डीडी, कस्टमर ने पेमेंट किया डिमांड ड्राफ्ट देखकर, अब डिमांड ड्राफ्ट कैश थोड़ी ना है पर ये कैश से कम भी नहीं है, ठीक है। दूसरा वेरी वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। देखो जब मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलता हूं ना बेटा तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऐसा इन्वेस्टमेंट जो 12 महीने के अंदर मैच्योर हो जाएगा, मतलब वो पैसा मुझे 12 महीने के अंदर मिल जाएगा। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि जो जिसकी मैच्योरिटी 3 महीना या उससे कम है, जिसकी मैच्योरिटी 3 महीना या उससे कम है, राइट। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 है बेटा, AS3 है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, कैश फ्लो एनालिसिस उसका नाम है ना। तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोला हुआ है कैश इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं,
तो ऐसा असेट जो 3 महीना या उससे कम समय में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, मैच्योर्ड हो जाएगा, राइट, उसको भी हम लोग बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। एक बार पढ़ लेना बेटा, कैश इक्विवेलेंट आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड का मतलब होता है जब चाहे तब उसको बेच सकते हो आप, इन्वेस्टमेंट जब चाहे तब बेच सकते हो, उसको बोलते हैं हाईली लिक्विड, राइट, दैट आर रेडीली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश, राइट, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं जब चाहे तब, वैसे इन्वेस्टमेंट को कैश इक्विवेलेंट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, है ना, देखो यहां हमने किया था, कहां गया वो मर्केंटाइल एक्रूवल, देखो यहां पे एक्रूवल, हाँ बेटा मैंने बताया था अकाउंटिंग करने के 2 टाइप है, एक्रूवल या मर्केंटाइल बेसिस और कैश बेसिस। तो अकाउंटिंग जो एंटरप्राइज कैश बेसिस फॉलो करता है ना अकाउंटिंग करने के लिए, वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस नहीं बताएगा, वो पेमेंट बताएगा, और क्रेडिट साइड में इनकम नहीं बताएगा बेटा, वो रिसिप्ट बताएगा। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, हाँ कैश बेसिस। ठीक है बेटा, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा। हाँ यहां तक हमने कर लिया बेटा, यहां तक हमारा हो गया। ठीक है, और आगे के सारे टर्म्स हम लोग कल एंड करेंगे। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा जितना हमारा हुआ है ना आप लोग एक बार अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, और कोई डाउट है तो मार्क कर लो बेटा, डाउट हम लोग कल क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड टेक केयर।